हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में बात किए थे। उसके अलावा हमने लास्ट उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखी थी। उसके अलावा टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस देखा था। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। नेचर ऑफ वर्क, एक्चुअली वर्क कैसा है, स्पेशली अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जीज के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले आता है हमारा नेचर ऑफ वर्क। एक्चुअली अगर हम मैकेनिक्स के हिसाब से देखें तो मैकेनिक्स में वर्क को डिफाइन किया, वर्क इज डिफाइंड एज द एनर्जी बाय व्हिच द बॉडी is displaced through a distance d with an application of force. For example, अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर अगर मैं उसके पोजीशन को अगर चेंज कर रही हूँ, इट मींस क्या हो रहा है, वहां पर वर्क डन हो रहा है। तो अगर हम देखें मैकेनिक्स के हिसाब से W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सही बात है। बट इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क इन्वॉल्व प्रेशर वॉल्यूम टाइप। किस तरीके का होता है? प्रेशर वॉल्यूम टाइप का होता है। अभी सीधी सी एक बात है, यहाँ पे देख रहे हो, जब पिस्टन मूव होता है तो क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है या फिर दो फोर्स। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, अगर ड्राइविंग फोर्स अगर थोड़ा सा भी अगर ज्यादा हो जाए, ड्राइविंग प्रेशर जो हम बोले फोर्स ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू हमारे एक्सटर्नल फोर्स के कंपैरिजन में, तो वर्क क्या होता है, ये जो सॉरी प्रेशर एंड वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क होता है। कैसे कि ये जो पिस्टन है मूव होता है अपवर्ड और एक्सपेंशन होता है। लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो वर्क किस वजह से हुआ था, प्रेशर की वजह से। वॉल्यूम क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। तो इन थर्मोडायनेमिक्स में वर्क कैसा है, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क है। तो क्या हो जाएगा, P इंटू V। बट हमें एक चीज अच्छे से पता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। तो मैं प्रेशर की जगह पे फोर्स बाय एरिया लिख सकती हूँ इंटू V। क्लियर है। अब एक बात बताओ, एरिया का मतलब क्या होता है? अगर डिस्टेंस है, हम किसी भी अगर लेंथ के हिसाब से अगर कंसीडर करें तो एरिया होता है डिस्टेंस का स्क्वायर और वॉल्यूम होता है डिस्टेंस का क्यूब। ये तो हमें पहले से पता है। तो क्या हो जाएगा, F बाय A, F अपॉन D स्क्वायर इंटू D क्यूब। करेक्ट है। डिस्टेंस स्क्वायर क्यूब से कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा, F इंटू D। फ्रॉम इसको अगर मैं इक्वेशन 1 दूं और इक्वेशन 2 दूं, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हिसाब से हमें क्या समझ में आ रहा है, वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पीवी होगा। करेक्ट है। इन दोनों इक्वेशन में एफडी आया है, यहाँ पे पीवी था। ये किसके लिए था, हमारा मैकेनिक्स के हिसाब से। ये किसके हिसाब से, थर्मोडायनेमिक के हिसाब से। तो इसकी वजह से हमें क्या समझ में आ रहा है, वर्क इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। करेक्ट है। नेचर ऑफ वर्क, दो टाइप ऑफ वर्क हो सकते हैं। एक तो प्रेशर वॉल्यूम क्या हो सकता है, एक्सपांड कर सकता है या फिर रिड्यूस्ड हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है। सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर डिकम्पोजिशन होता है, मींस हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड स्टेट में, इसका डिकम्पोजिशन होगा वाटर लिक्विड प्लस ऑक्सीजन गैस स्टेट में। देखो यहाँ हमने एक सिस्टम लिया है, हमने एक कंटेनर लिया जिसमें मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऐड किया है और एक वेट रखा हुआ है। एक्सटर्नल प्रेशर को बताने के लिए हमने क्या ऐड ऑन किया है, वेट। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो भी कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। रिएक्शन हुई, उसका डिकम्पोजिशन हुआ। डिकम्पोजिशन होने के बाद
देख रहे पिस्टन मूव हुआ अपर डायरेक्शन में। अब पिस्टन कब तक मूव होगा, जब तक एक्सटर्नल प्रेशर जो है, एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। यहाँ पे जहां पे पिस्टन आके रुकेगा उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है। पर देखा जाए पहले वॉल्यूम कितना था, कम था, अभी वॉल्यूम बढ़ गया। किसकी वजह से, दो चीजें, लिक्विड में कौन है, वाटर, और ऑक्सीजन गैस की वजह से एक्सपांड कर रहा है। तो यहाँ पे कैसा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर और वॉल्यूम वर्क कैसा हुआ, एक्सपेंशन हुआ। अब एक्सपेंशन कैसे हुआ, सबसे पहले समझ, यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम, सिस्टम किसको बोलेंगे, अंदर जो मटेरियल है उन सभी को। क्लियर है। तो सिस्टम ने क्या किया होगा, एनर्जी क्या किया होगा, लूज किया होगा कि गेन किया होगा, एनर्जी एब्सॉर्ब किया होगा कि रिलीज किया होगा, सिस्टम एनर्जी लूज करेगा कि रिलीज, रिलीज वाले कितने हैं, और एब्सॉर्ब वाले, सिस्टम ने एनर्जी क्या किया होगा, लूज किया होगा। सिस्टम क्या किया, एनर्जी लूज किया। तो वर्क किसके ऊपर में हुआ, सिस्टम के ऊपर हुआ कि सराउंडिंग के ऊपर में हुआ, ये देखो, सिस्टम ने वर्क किसके ऊपर में किया, सराउंडिंग के ऊपर। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ऑन द surrounding by the system। ये क्लियर है। यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर वॉल्यूम एक्सपेंशन, मतलब वर्क कैसा था, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम कैसा हुआ, एक्सपांड। नेक्स्ट, रिएक्शन बिटवीन द NH3 एंड HCl, मतलब अमोनिया और हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में अगर रिएक्शन करते हैं, देखो अमोनिया गैस स्टेट में, HCl भी गैस स्टेट में, ये दोनों रिएक्ट करेंगे। सेम यहाँ पे भी हमने सिस्टम लिया हुआ है, किस वे का कंटेनर कंसीडर किया, मूवेबल पिस्टन के साथ में अटैच किया हुआ है, और एक्सटर्नल प्रेशर हमने ऐड किया है। अमोनिया और HCl रिएक्ट होंगे और हमें क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है, वन काइंड ऑफ सॉल्ट, और ये कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में। तो अब वर्क कैसे हो रहा है, वॉल्यूम क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ, प्रेशर वॉल्यूम कैसा हुआ, रिडक्शन हुआ। अब क्या होगा, सराउंडिंग में क्या, अब इस कंडीशन में क्या किया होगा, सराउंडिंग, सराउंडिंग ने एनर्जी लूज किया होगा। इस कंडीशन में क्या हुआ, सराउंडिंग लूजेस एनर्जी, सराउंडिंग ने एनर्जी लूज की, इसलिए क्या हुआ, प्रेशर वॉल्यूम क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। और वर्क अब किसके ऊपर में हुआ, बाय द सिस्टम, किसके वजह से, वर्क ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। क्या हो जाएगा, वर्क इज डन बाय सिस्टम, बाय द सराउंडिंग, बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम ऑन द, मैम उल्टा लिखिए, उल्टा लिखिए, बाय द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम। वर्क इज डन, पहले लिख लेते ना, ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। क्लियर है, सिस्टम के ऊपर में हुआ, किया किसने, सराउंडिंग में। तो अब यहाँ पे वर्क कैसा था, पीवी रिडक्शन, मतलब दो टाइप ऑफ वर्क हो सकते हैं। एक हो सकता है जहां पे प्रेशर वॉल्यूम क्या हो जाए, एक्सपैंड करे, और एक टाइप हो सकता है प्रेशर वॉल्यूम रिड्यूस हो। अब कंडीशन किस वजह से हो सकती है, या तो सिस्टम एनर्जी लूज कर दे या सराउंडिंग एनर्जी लूज कर दे। दोनों केस में जब भी अगर सराउंडिंग ने एनर्जी लूज किया तो सिस्टम ने तो एब्सॉर्ब किया होगा, तुम इसको ये भी तो बोल सकते हैं, यहाँ सिस्टम ने एनर्जी लूज किया, यहाँ पे सिस्टम ने एनर्जी एब्सॉर्ब किया। मतलब जब भी सिस्टम एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तो क्या होगा, पीवी रिडक्शन होगा, और जब भी सिस्टम एनर्जी एक्सपेंशन
लूज करेगा क्या होगा, पीवी एक्सपेंशन। और अगर सराउंडिंग सिस्टम अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो पीवी रिडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेचर ऑफ हीट। इसके पहले हमने डिस्कस किया नेचर ऑफ वर्क के बारे में, अभी आते हैं नेचर ऑफ हीट के ऊपर में क्या होगा। हीट क्या है, हीट वन काइंड ऑफ क्या है, एनर्जी है। हमने पढ़ा है इसके पहले भी हीट के बारे में। अच्छा मुझे बताओ एक चीज, हीट कैसे फ्लो होती है, हीट का फ्लोइंग डायरेक्शन कैसे होता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो जाए, अगर टेम्परेचर के रिगार्डिंग अगर बात करें तो हीट कैसे फ्लो होती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टेम्परेचर टू लोअर जैसे एनर्जी का फ्लोइंग है हायर टू लोअर, तो हीट भी कैसे फ्लो होती है, हायर टू लोअर। तो क्या होगा, जहां टेम्परेचर ज्यादा है उससे कहां जाएगी, लोअर टेम्परेचर की तरफ में। और जब हायर और लोअर दोनों इक्वल हो जाए उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो सेम हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय व्हिच द सिस्टम चेंजेस एनर्जी विद सराउंडिंग। अगर सिस्टम की एनर्जी ज्यादा है तो वो कहां मूव करेगी, सिस्टम टू सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग की एनर्जी ज्यादा है तो फॉर एग्जांपल हम आइस का लेते हैं, आइस मेल्ट होता है, क्या करता है आइस, मेल्ट होता है तो क्या करेगा, सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि सराउंडिंग की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू आइस। आइस की एनर्जी कैसे, सॉरी आइस हीट कैसी है, कम है ना, और बाहर का सराउंडिंग का 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर, और आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री, ज्यादा टेम्परेचर क्या है सराउंडिंग का, तो सराउंडिंग से कहां मूव करेगा, सिस्टम की तरफ में। आइस क्या होगा, मेल्ट होगा। क्या किया आइस ने, हीट को एब्जॉर्ब किया ना, हीट एब्जॉर्ब किया तभी जाके क्या हुआ, मेल्ट हुआ। एक कंडीशन आएगी जब उसका वो पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के इक्वल हो जाएगा, ये कंडीशन होती है। तो सेम आपको हीट यहाँ पे देखना है, क्लियर हो रहा है। अभी हमने दो वर्क देखा था, प्रेशर वॉल्यूम एक्सपेंशन देखा था और प्रेशर वॉल्यूम रिडक्शन भी देखा था। क्या हुआ था प्रेशर वॉल्यूम एक्सपेंशन में, वर्क किसके ऊपर में हुआ था, सिस्टम, वर्क किसके ऊपर में हुआ था, सिस्टम पे हुआ था कि सराउंडिंग पे हुआ था। वर्क डन बाय प्रेशर एक्सपेंड, प्रेशर वॉल्यूम एक्सपेंशन सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर में वर्क किया था, सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर में वर्क किया था। तो सिस्टम ने एनर्जी लूज किया था, सिस्टम ने एनर्जी लूज किया था, इट मींस सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब किया था, अगेंस्ट तो वही होगा। तो सेम साइन कन्वेंशन ऑफ अगर हम हीट और वर्क के ऊपर में अगर आते हैं तो दो ही कंडीशन होगी, या तो पीवी एक्सपेंशन होगा या तो पीवी रिडक्शन होगा। तो या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट रिलीज्ड होगी। अगर हीट की अगर हम बात करते हैं, हीट जब जब एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, सराउंडिंग से सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। ये सराउंडिंग सिस्टम है, ये सराउंडिंग है और ये सिस्टम है। हीट एब्जॉर्ब होगी तो मतलब क्या होगा, प्लस क्यू, बाहर से ले रहा है। जब ये एनर्जी लोगे तो क्या होगा, प्लस साइन पे आएगी, प्लस क्यू होगा, ठीक है। कहां से, सराउंडिंग से सिस्टम क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब जब रिलीज कर रहा है तो सिस्टम सराउंडिंग से बाहर जाएगी ना एनर्जी, सिस्टम से एनर्जी बाहर जाएगी, मतलब कम हो रहा है उसके पास में, तो क्या रहेगा, नेगेटिव। हीट क्या होगी तब, रिलीज होगी। नेक्स्ट, अच्छा बताओ हीट एब्जॉर्ब कब हुई थी, पीवी एक्सपेंशन में कि पीवी रिडक्शन में, एब्जॉर्ब हुई थी रिडक्शन में, क्योंकि सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी गई थी। कंफर्म करो, दिमाग लगाओ। पीवी एक्सपेंशन में वो क्या बोलते हैं, हीट रिलीज हुई थी कि एब्जॉर्ब हुई थी, रिडक्शन में सिस्टम ने लूज किया था एनर्जी। लूज करना मतलब रिडक्शन, सिस्टम लूज कर रहा है, तो लूज करना मतलब रिलीज करना ना, तो रिलीज कर रहा था तब हीट कैसी थी पापा, लूज कर रहा है, सिस्टम लूज कर रहा है तो रिलीज कर रहा है ना, तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी, नेगेटिव साइन आएगी हीट के ऊपर में, हीट कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा ना। और जब पीवी एक्सपेंशन हो रहा है
तो वर्क क्या हो रहा था, वर्क किसके ऊपर कर रहा था, सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर में कर रहा था कि सराउंडिंग सिस्टम पे कर रहा था, पीवी एक्सपांशन हो रहा था, तो सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर में वर्क कर रहा था। जब भी सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर में वर्क करेगा, वर्क कैसा रहेगा, नेगेटिव, क्लियर है। और जब सराउंडिंग सिस्टम पे करेगा तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्लियर है। यहाँ देखो प्लस क्यू मतलब हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम, सिस्टम ने हीट क्या किया, रिलीज किया टू द सराउंडिंग, क्लियर है। दोनों में प्लस है, एब्जॉर्ब में प्लस है ना, अपोज कर दिया क्या, सॉरी, ठीक है। हीट रिलीज किया बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, क्लियर है। तो ये कौन सा वर्क हो गया था, नेगेटिव, प्रेशर, वॉल्यूम, एक्सपांशन की रिडक्शन, रिलीज्ड, रिडक्शन, पक्का नहीं एक्सपांशन एक्सपांशन होगा। हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, सिस्टम ने जब सराउंडिंग से एब्सॉर्ब किया था तब रिड्यूस्ड हुआ था, और वर्क किसके ऊपर में हुआ था, सिस्टम के ऊपर में हुआ था। किसने किया था, सराउंडिंग ने। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। ये कौन सा था, पीवी रिडक्शन। पीवी एक्सपांशन में क्या था, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज नहीं होना, जब रिलीज करेगा मतलब नेगेटिव जा रहा है, और रिलीज कर रहा है, सिस्टम रिलीज कर रहा है, तो क्या हो रहा था, एक्सपांशन हो रहा है, हमेशा याद रखोगे। तो वर्क कैसा हो रहा है, वर्क सिस्टम के ऊपर में कर रहा है, कौन कर रहा है, सराउंडिंग कर रहा है। और जब पीवी रिडक्शन होगा, सराउंडिंग लूज कर रहा है एनर्जी, तो जब सराउंडिंग लूज करेगा तो सिस्टम एब्सॉर्ब करेगा, सिस्टम ने एब्सॉर्ब किया तो कैसे साइन प्लस। तो वर्क किसके ऊपर में हुआ, सिस्टम पर हुआ, किसने किया, और पीवी एक्सपांशन में सिस्टम करता है किसके ऊपर में, सराउंडिंग के ऊपर में, क्लियर है। डन, कंफ्यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब देखना है कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क अगर होता है तो वर्क कैसे डन होता है, कैसे किस टाइप ऑफ वर्क होता है। चलो एक्सप्रेशन उसके लिए देखते हैं। अब हमें इसके लिए एक सिलेंडर कंसीडर करना है। वो सिलेंडर कैसे लेना है, प्रेशर ऑफ द गैस, एक सिलेंडर कंसीडर करना है, उसको किसके साथ फिट करना है, फ्रिक्शन लेस मूवेबल पिस्टन के साथ में उसको फिट करना है, क्लियर है। और इसके अंदर में जो गैस एनक्लोज्ड है उसका प्रेशर हमें क्या कंसीडर करना है, P, क्लियर है। P एक्सटर्नल क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब सिस्टम ये है, सिस्टम के बाहर वाला जितना भी फोर्सेस उसके ऊपर में एक्सर्ट होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर, क्लियर है। वॉल्यूम, जो गैस कंसीडर की है उसका V1 वॉल्यूम, उसका इनिशियल वॉल्यूम, जो एक्सपैंड होने के बाद में जो उसका जो फाइनल वॉल्यूम आया उसको हम कंसीडर करेंगे V2, क्लियर है। अब एक्सप्रेशन पे आते हैं। वी नो, हमें एक बात अच्छे से पता है कि फोर्स जो होता है, अगर मैं प्रेशर की बात करूं, प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो अगर मुझे फोर्स के लिए अगर लेना है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया होगा, पक्का। तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इनटू एरिया, ये हमें पता है, क्लियर है। उसके अलावा हमें एक चीज और पता है, W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब क्या कर सकते हैं, ये F की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं क्या, तो क्या करेंगे, पुट F is equals to P external into A in equation 2। तो क्या हो जाएगा, W is equals to P external into A into D, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट। अब एक बात यहाँ पे देखो, या मेरी एक बात सुनो, ये
भी है, ये दिख रहा है क्या? ये जो पहले जो गैस थी उसका कुछ तो एक अपना खुद का एरिया होगा, तो ये पूरा का पूरा जो ये V1 है ये क्या है इसका एरिया। क्लियर हो रहा है क्या? तो मुझे एक बात बताओ, A इंटू डी डिस्टेंस क्या, पहले वॉल्यूम V1 था, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम V1 है, कुछ समय बाद में गैस एक्सपांड हुई और वॉल्यूम कितना मिला हमको V2। ठीक है, तो पहले एरिया A था, बाद में क्या हुआ जो एक्सटेंड हुआ वो कितना था D। तो ये पूरा वॉल्यूम जो हमें दिखने में आ रहा है, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं ना एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, जिसके वजह से एरिया और डिस्टेंस के वजह से क्या हुआ, एक्सपांड होने की वजह से क्या हुआ, चेंज इन का आया है, वॉल्यूम में चेंज आया V1 से V2, मतलब जो गैस थी वॉल्यूम 1 से कहां गई वॉल्यूम 2 पे। तो A इंटू डी हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, डेल्टा V, मतलब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट की वजह से चेंज किस में आया, वॉल्यूम में चेंज आया। तो क्या हो सकता है P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। क्लियर है यहां तक? एक चीज डेल्टा V इज इक्वल्स टू क्या है, V2 माइनस, हमेशा फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम माइनस करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ W इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। अब एक चीज, ये हमारा एक्सप्रेशन है, बट यहाँ पे देखो एक चीज पूछना था, वॉल्यूम 2 ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू क्यों? क्योंकि एरिया का है D स्क्वायर और एक हमेशा याद रखना, जब भी हमने एक बात अभी पहले ही देखा था, जब भी एक्सपेंशन होता था वर्क सराउंडिंग के ऊपर में होता था, वर्क सराउंडिंग के ऊपर में होता था, तो वर्क कैसा होता था, नेगेटिव होता था। तो ये वर्क कैसे हो जाएगा, नेगेटिव। जब भी सराउंडिंग के ऊपर में वर्क हो रहा था, सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर में वर्क कर रहा था, तो साइन कन्वेंशन क्या आता था W के लिए, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इनटू V2 माइनस V1। ये हमारे लिए दो एक्सप्रेशन मिले हैं। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब भी V2 ज्यादा रहेगा V1 से, तो हमारा वर्क कैसे आएगा, पॉजिटिव होगा। ये नोट पॉइंट है। और जब V1 ग्रेटर होगा V2 से, तो वर्क कैसा होगा, सॉरी, जब भी V2 V1 से ज्यादा होगा तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। और V1 अगर ज्यादा होगा V2 से, तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर है? ये क्या का एक्सप्रेशन है, W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसमें एक चीज है, जब भी इसके रिगार्डिंग आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, इसके रिगार्डिंग आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, उसमें आपको दो चीजें मेंशन रहेगी कि आपको यही फॉर्मूला लगाकर इस मतलब जो भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो सॉल्व करना है। पहला रहेगा एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। आप जो भी न्यूमेरिकल देखोगे उसमें एक चीज मेंशन रहेगी, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। जब भी ये वर्ड लिख कर आएगा तो आप क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे, W is equals to minus P external V2 minus V1, या फिर लिख के आ सकता है क्या होगा, PV टाइप ऑफ वर्क, या लिख के आएगा PV टाइप ऑफ वर्क। इन दोनों में से जब भी कोई चीज अगर मेंशन रहेगी आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। क्लियर है? डन। और ये प्रोसेस कैसी रहेगी, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब रिवर्स नहीं हो सकती। क्लियर है? ये प्रोसेस V2 से फाइनल वॉल्यूम V1 पे नहीं जा सकता। कोई भी अगर ऐसी रिएक्शन हो रही है जो एक बार अगर रिएक्शन कन्वर्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, वो प्रोडक्ट फिर से रिएक्शन रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फ्री एक्सपेंशन। अगर वैक्यूम में हो रहा है, तो वैक्यूम में कोई प्रेशर प्रेजेंट होता है क्या, वैक्यूम की कंडीशन होती है, वहां पे तो कोई प्रेशर होता है, एयर ही नहीं होती तो प्रेशर होता है क्या किसी का, क्योंकि हम एक्सटर्नल प्रेशर क्या कंसीडर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना। तो जब वैक्यूम की सिचुएशन होती है तो वहां पे प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं करता, जीरो अपोजिंग फोर्स होता है। सो इन वैक्यूम P एक्सटर्नल कैसा होता है, जीरो। तो W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V।
कि एक्सटर्नल अगर जीरो होगा तो वर्क कैसा हो जाएगा, जीरो। नो वर्क इज डन व्हेन द गैस एक्सपैंडेड फ्रीली इन वैक्यूम, जब भी गैस एक्सपांड होगी और वैक्यूम की कंडीशन में कोई रिएक्शन हो रही है वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर तो कैसे होगी, फ्रीली एक्सपैंड होगी, पर वर्क होगा क्या, वर्क, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है तो वर्क डन होने का बात ही नहीं होती है। क्लियर है? कुछ कन्वेंशन दिया यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पास्कल मीटर क्यूब के इक्वल होता है, पर हमें पता है 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर इनवर्स पर सेकेंड इनवर्स, सॉरी 1 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? सो 1 बार इज इक्वल्स टू, ये तो आपको पहले से ही पता है, 1 बार इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल होता है। तो 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल, पास्कल को मैं 1 kg मीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 5 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सप्लेन 1 dm क्यूब बार, किसकी बात कर रहे हैं हम, 1 dm क्यूब बार, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इस वैल्यू से अगर मुझे बार में कन्वर्ट करना है तो बार में क्या ऐड हो जाएगा, सिर्फ dm क्यूब ऐड होगा, बार की वैल्यू तो यही रहेगी, सिर्फ क्या ऐड करोगे dm क्यूब, तो क्या हो जाएगा dm क्यूब इनटू 10 रेज़ टू द पावर 5 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, मीटर क्यूब को अगर मुझे डीएम क्यूब को मुझे अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगी, 10 रेज़ टू दी पावर -3 मीटर क्यूब हो जाएगा, ये तो पता है, पुट कर सकती हूँ मैं मीटर क्यूब इनटू 10 रेज़ टू दी पावर -3 इनटू 10 रेज़ टू दी पावर 5 केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 में से ये जाएगा, कितना बचेगा 100 बचेगा ना, 10 रेज़ टू दी पावर 2 केजी मीटर क्यूब मीटर इनवर्स क्या होगा, मीटर क्यूब होगा ना, स्क्वायर होगा पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, इसकी ये क्या है, देखो जूल, 1 जूल होता है, तो क्या हो जाएगा 1 dm क्यूब पर बार इक्वल्स टू 100 जूल के इक्वल आएगा। ये कन्वर्शन आपको सबसे पहले किससे याद रखना है, एक तो ये, एक ये और लास्ट ये वाला। क्लियर है? ये 3 चीजें आपको याद रखना है जब भी आपको साइन कन्वेंशन या कन्वर्ट करने के लिए बोले, यूनिट वर्क को जूल में कन्वर्ट करने के लिए बोले, या एक्स्ट्रा बार वगैरह में अगर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोले तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। अब मैक्सिमम वर्क कब होगा, एक ही कंडीशन है, जब अपोजिंग फोर्स, अगर हम कोई सिलेंडर लिया जैसे लास्ट केस में लिया था हमने, अगर उसमें मैक्सिमम वर्क कब होगा, जब हम उसके ऊपर में एक्सटर्नल फोर्स अगर ज्यादा अप्लाई करें, जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स होगा उतना ज्यादा ड्राइविंग फोर्स को अपोज करेगा और वर्क कैसा होगा, मैक्सिमम डन होगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा अगर अपोजिंग फोर्स नहीं रहेगा तो वर्क क्या होगा, नो वर्क इज डन। तो मैक्सिमम वर्क कब डन होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो, अपोजिंग फोर्स ज्यादा हो। पर एक बात होती है, देखो अगर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने ड्राइविंग फोर्स को बढ़ा दूं, ड्राइविंग फोर्स को क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहां देखो लास्ट वाले कंसेप्ट पे देखते हैं। अगर अपोजिंग फोर्स को हम बढ़ाते हैं, अपोजिंग फोर्स को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, किसके अगेंस्ट में, ड्राइविंग फोर्स के अगेंस्ट में, रिएक्शन रिवर्स जाएगी, अपर जाएगी, रिवर्स होगी रिएक्शन। अगर मैं एग्जांपल से पूछूं, मैंने गैस लिया, किसी गैस को ना पिस्टन से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गैस के ऊपर में, तो गैस क्या होगी, लिक्विफाई होगी और कंप्रेस होना स्टार्ट होगी, ठीक है, अपना वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम उसका बहुत ज्यादा था उसको क्या करेगी, कंप्रेस करेगी और कम करेगी। क्लियर है क्या?
अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को हटा दूं तो गैस एक्सपांड होना स्टार्ट होगी क्या? हाँ हे भगवान, ऑक्सीजन सिलेंडर देखा है, घर पे जो गैस देखी है वो भी देखा है। ऑक्सीजन नॉर्मली हम जब गैस में उसको फील करते हैं, किसी सिलेंडर में फील करते हैं तो लिक्विफाई होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। क्या करके करते हैं, उसके ऊपर में कंप्रेशन मतलब प्रेशर अप्लाई करते हो। एक्सटर्नल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो गैस कंप्रेस हो जाती है, अपना वॉल्यूम को कम कर देती है। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स हटा दूं तो क्या होगा, वो लिक्विड फिर से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। मतलब क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, रिवर्स हो रही है रिएक्शन। मतलब अगर हम अपोजिंग फोर्स को कम कर दे तो रिएक्शन क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, रिवर्स। तो हम ड्राइविंग फोर्स को मतलब एक्सटर्नल फोर्स को हटा सकते हैं क्या? नहीं। हमें एक्सटर्नल फोर्स अगर हटाते हैं तो हमें मैक्सिमम वर्क मतलब वर्क नहीं होगा। वर्क कैसा हो जाएगा, एक्सपांशन पे चले जाएगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। दिमाग में एक ही दिमाग में ये जो पूरा समझने के लिए एक ही दिमाग में याद रखो। अगर मैं हमारे घर में जो सिलेंडर है वो लिक्विड में आता है, कभी आपने देखे होंगे ना सिलेंडर के ऊपर में लिक्विड में लिखा होता है, मतलब लीटर में लिखा होता है ना, सब लिक्विड में लिखा होता है ना, इतने लीटर का इतने लीटर का, क्लियर? वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि हम गैस को कैसे मेजर करते हैं, लिक्विड में। क्योंकि गैस तो इतना मतलब क्या बोल सकते हैं, इतनी रैंडम फॉर्म में होती है कि उसको हम किसी कंटेनर में फिल नहीं कर सकते। अलग अलग कंटेनर में उसका वेट अलग अलग आएगा, तो हम क्या करते हैं, उसको लिक्विफाई करके उसको वेट करते हैं, क्लियर है? तो सेम एग्जांपल, हम जब उसको लिक्विफाई कर रहे थे तो हमने तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया हुआ, जिसके प्रेशर की वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास में आ गए होंगे और वो कंप्रेस होकर उस गैस सिलेंडर में चली गई। अगर मैं सिलेंडर में से उसका नॉब हटा दूं तो क्या उसमें लिक्विड फॉर्म में ही गैस रहेगी क्या? नहीं। क्या हो जाएगा, गैस इधर उधर फैलने लग जाएगी, क्लियर हो रहा है? तो सेम वही पे याद रखना, अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स मतलब हमने अपोजिंग फोर्स को हटाया तो रिएक्शन कैसी जा रही है, रिवर्स फॉर्म में जा रही है। तो रिवर्स फॉर्म को हटाने के लिए हम क्या ड्राइविंग फोर्स को कम कर सॉरी अपोजिंग फोर्स को कम कर सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते, क्लियर है? जितना ज्यादा ड्राइविंग फोर्स होगा उतना ज्यादा उस गैस के ऊपर में वर्क होगा। तो हमें गैस के ऊपर में भी कांसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क देखना। देखो डेल्टा, अगर मैं चेंज इन प्रेशर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर। जो इंटरनल प्रेशर है उसको एक्सटर्नल प्रेशर से माइनस कर दे तो हमको, क्योंकि देखो अब कंडीशन में हमने ड्राइविंग फोर्स बढ़ाया है पर अंदर में प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा ना, इस गैस को हमने जितना कंप्रेस किया तो यहाँ पे तो प्रेशर अब बहुत ज्यादा है। अगर हम थोड़ा भी अगर अपोजिंग फोर्स हटाए तो गैस एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगा ना, क्लियर हो रहा है? तो प्रेशर, इंटरनल प्रेशर कैसा होगा गैस का, ज्यादा एज कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर। उसी को हम क्या बोलेंगे, चेंज इन प्रेशर। सो मुझे पी एक्सटर्नल निकालना है तो क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी माइनस डेल्टा पी। वर्क का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल की जगह पे मैं लिख सकती हूँ पी माइनस डेल्टा वी, इतना वर्क होगा, क्लियर है? तो एक्सप्रेशन पे आते कि मैक्स टू मैक्स वर्क कितना हो सकता है, क्लियर है? यहाँ देखो हमने एक सिलेंडर लिया, गैस है उसमें, उसका वॉल्यूम है V1, ठीक है? हमने पिस्टन, मूवेबल पिस्टन लगाया और ये जो दिख रहा है ना ये वेट है, हमने उसके में ऊपर में क्या ऐड कर दी है, वेट ऐड कर दिया। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसके ऊपर में अप्लाई किया हुआ है। अब सोचो मैंने एक वेट कम कर दिया, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा कम कर दिया, गैस थोड़ा सा एक्सपैंड करेगी, बहुत माइन्यूट पे एक्सपैंड करेगी, जिसको हमने चेंज किस में बोल दिया, डीवी में। जब भी हमें इनफाइनेटेसिमल स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंजेस जब हमको बताने होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, डी का लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल वी। अब देखो और मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर में से क्या हटा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर हटा दिया, मतलब वेट हटा दिया और एक्सपैंड करेगी। ऐसा करते 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 एक वक्त आएगा जब वो बहुत पूरा, जहां पूरी तरीके से एक्सपांड होगी और ये प्रोसेस कैसी रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, क्लियर है? अगर मैं कंसीडर करूं V1 इनिशियल वॉल्यूम, V2 फाइनल वॉल्यूम, P एक्सटर्नल के एक्सटर्नल प्रेशर और dV क्या है, स्मॉल चेंज। जो स्मॉल चेंजेस हो रहा है अगर हम उसका एक्सटर्नल प्रेशर हटा रहे तो क्या होगा? अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर कम करूं तो चेंज भी तो थोड़ा सा होगा, तो वर्क भी तो थोड़ा सा ही होगा ना। तो क्या उसको मैं इस वे से एक्सप्लेन लिख सकती हूँ, यहाँ से देखो dW is equals to minus P external। P external में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, चेंज किस में आ रहा है, वर्क में और वॉल्यूम में। वॉल्यूम क्या हो रहा है, dV हो
हो रहा है ना, Small चेंज क्या है, change. स्मॉल चेंज डीवी चाहिए ना, जब थोड़ा सा वर्क हुआ तो थोड़ा सा ही तो वॉल्यूम बढ़ा था, क्लियर है, याद रखो। अब मुझे एक बात अच्छे से पता है, P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू P माइनस डीवी। जब हम थोड़ा सा भी वर्क अगर थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर रहे हैं, अगर कम कर रहे हैं तो चेंज क्या आ रहा है, P माइनस डीवी आ रहा है, ये देखो आ रहा है, इतना ही वर्क आ रहा था, तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू P माइनस डीवी इंटू डीवी माइनस डीवी, क्लियर है। तो अगर मैं dv को इससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, dw इज इक्वल्स टू माइनस p इंटू dv, क्लियर है, ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, dv इंटू सॉरी dp आएगा, स्मॉल चेंज dp हुआ है, प्रेशर में चेंज हुआ है, वॉल्यूम में क्या डिफरेंस हुआ था, dp इंटू dv, डन है। मुझे एक बात बताओ, ऑलरेडी ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ज्यादा स्मॉल वैल्यू हो जाएगी, स्मॉल वैल्यू हो जाएगी तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही चेंज 0. प्रेशर 0.1 है फॉर एग्जांपल ना, और वॉल्यूम भी 0.1 है, वैल्यू क्या हो जाएगी 0.00, करेक्ट है। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी है, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, dp इंटू dv, अप्रोक्सीमेट हम 1 कर लेंगे, क्या कर देंगे इसको नेग्लेक्ट, क्यों स्मॉल है, नेग्लेक्ट करेंगे क्यों, क्योंकि ये कैसी है, स्मॉल क्वांटिटी है, क्लियर है, ये स्मॉल क्वांटिटी है तो क्या आ जाएगा, dw इज इक्वल्स टू माइनस p इंटू dv, ये क्लियर हुआ। मैं इसको इक्वेशन 1 दे दूं, देखो जब अगर थोड़ा सा अगर हमने वर्क किया, मतलब हमने एक्सटर्नल प्रेशर हटाया था तो थोड़ा सा वर्क हुआ था, तो अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है, देखो जब स्मॉल क्वांटिटी निकालते हैं तो आप डिफरेंशिएट करते हो, स्मॉल क्वांटिटी चाहिए, पर टोटल वर्क चाहिए होता है तो क्या करते हो, टोटल अगर बहुत सारे पूरा अमाउंट निकालना है तो क्या करते हो, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। स्मॉल क्वांटिटी के लिए क्या करते हैं, छोटी अगर वैल्यू निकालना है उसको डिफरेंशिएट करके निकालना है तो डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, अगर पूरी क्वांटिटी निकालना है तो उसको क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर मुझे टोटल वर्क चाहिए तो मैं इसको इंटीग्रेट कर सकती हूँ, कहां से होगा, चेंज कहां पे आएगा, वॉल्यूम v1 से v2 तक आएगा ना, क्लियर हो रहा है, चलो आ जाओ। The total work done obtained by integrating the equation 1, इक्वेशन 1 को मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा, क्या होगा, dw, पर dw कहां पे, एक तो इनिशियल टू फाइनल में होगा, क्लियर है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कहां पे दोगे, v1 से लेकर v2 में ही तो चेंज आएगा ना, तो क्या हो जाएगा p इंटू dv, यहां तक किसी को डाउट है। अब इनिशियल टू फाइनल क्या होगा, मैक्सिमम वर्क हो रहा है ना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ w max, क्लियर है, p कांस्टेंट बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा माइनस p v1 v2 dv, क्या होता है जब हमें अगर ऐसे टर्म्स दिए होते हैं, इनिशियल और फाइनल टर्म्स दिए होते हैं, लोअर और अपर वैल्यू जब दी होती है तो क्या करते हो, v2 माइनस v1, तो क्या आ जाएगा, w max इज इक्वल्स टू माइनस p, क्या हो जाएगा v2 माइनस, इसमें किसी को डाउट, तो क्या हो जाएगा w max इक्वल्स टू माइनस p, ये क्या है v2 माइनस v1, डेल्टा भी कंसीडर कर सकते हो, सॉरी एक चीज गलत नहीं हुई,
टोटल वर्क ऑप्टेन कैसे होगा? इंटीग्रेट करने के बाद। तो इंटीग्रेट किया था हमने, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे? इनिशियल टू फाइनल करेंगे dv into p dv। इस इक्वेशन को हम देंगे इक्वेशन नंबर 2 जो शुरुआत में हुआ था डायरेक्टली वहां पे। उसके पहले हमें यूज आइडियल गैस इक्वेशन पुट करना था जहां पे हमने इक्वेशन पुट नहीं किया है। पर अभी हमें एक सबसे पहली चीज एक बात पता है, यूजिंग आइडियल गैस लॉ क्या होता है? PV इज इक्वल्स टू nRT। तो मैं P को nRT बाय V पुट कर सकती हूँ। क्लियर? इक्वेशन नंबर 3 सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या हो जाएगा? W max इक्वल्स टू माइनस V1 V2 nRT बाय V इंटू डी। क्या हो जाएगा? dv बाय, हमने वहां डायरेक्टली अगर dv पे हम v2 माइनस v1 पुट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें स्मॉल इनफाइनाइट चेंज भी चाहिए। नाउ इसके आगे हम इधर करते हैं। इस इक्वेशन में यहां देखो नंबर ऑफ मोल्स एंड आर, जो गैस कांस्टेंट, आर इज अ गैस कांस्टेंट, ये कैसे है? कांस्टेंट वैल्यू है। और टेम्परेचर भी यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना है? टेम्परेचर भी क्या कंसीडर करना है? टेम्परेचर को भी हमें क्या कंसीडर करना है? कांस्टेंट कंसीडर करना है। तो क्या हो जाएगा? W max इक्वल्स टू माइनस V1 V2 सॉरी nRT, ये क्या है? कॉमन है। तो क्या हो जाएगा? V1 बाय V2 dv बाय v। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? W max इक्वल्स टू nRT V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 होगा? क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगा? अभी इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ था ना, क्या हुआ था? ln v क्या किए थे? v1 v2 करते। तो अब क्या हो जाएगा? ये w max इक्वल्स टू nRT क्या हो जाएगा? v2 माइनस ln v2 अपॉन v1 v1 होगा v2 अपॉन v1। अब ये देखो ये ln है, तो ln को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा log टू द बेस 10। तो log टू द बेस 10 में ln को कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करना होता है। 2.303 से n RT log टू द बेस 10 v2 अपॉन v1। क्लियर हो रहा है? ये हमें किसका फॉर्मूला मिल गया? W मैक्स का। क्लियर हो रहा है क्या? डन। आगे इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल रही हूँ। ठीक है, ये किसके बेस पे रहेगा? जब आपके पास में वॉल्यूम गिवन होगा। अगर प्रेशर के टाइप में अगर दिया जाए तो हमने क्या कंसीडर किया है? टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसीडर किया है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, याद है? तो क्या हो जाएगा? P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 होगा। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 को मैं इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करूंगी तो क्या मिलेगा? W max इक्वल्स टू माइनस 2.303 n RT log टू द बेस 10 P1 बाय p2 P2।
अगर प्रेशर के रेफरेंस में अगर करना रहा तो क्या आएगा, W max is equals to minus 2.303 nRT log to the base 10 P1 by P2। एक आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, ये किसके टर्म में, प्रेशर के, और ये वॉल्यूम के टर्म। जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम टोटल वर्क अगर निकालने के लिए बोले तो आप किससे कैलकुलेट कर सकते हो, एक तो W max is equals to 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1 या फिर P1 by V2। यहीं पे आपका वर्क फॉर मैक्सिमम वर्क, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क यहीं पे डन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।